सो फाइनली इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी, मतलब एएमसी कंपनी जो म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, उसका आईपीओ आ गया है। जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। सो ये लोग करते क्या है, इनका मार्केट शेयर क्या है, पहले वो चीज़ें समझ लेते हैं। तो इसके आगे फिर हम समझेंगे कि इनका स्कोप क्या हो सकता है इसमें। तो ये इंडिया की नंबर वन एएमसी है, जिसका ईयूएम अप्रॉक्स 16.3 लाख करोड़ है, जो कि बहुत बड़ा है। इनका मार्केट शेयर देखा जाए तो लगभग 16% है, टू बी प्रिसाइज 15.5% है। और इनका पीएमएस में मार्केट शेयर 39% के आसपास है, जो कि नंबर वन है ये लोग पीएमएस में। उसके अलावा ये लोग एक स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड्स भी चलाते हैं, जिसमें इनका मार्केट शेयर 61% है। इसमें जो मोट क्या है, मतलब हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी में जो मेन मोट क्या है जिसके पीछे इसमें अपने को लिस्टिंग गेन के चांस बनेंगे। तो एसबीआई बाकी सब म्यूचुअल फंड मैनेजर से अलग कैसे थी, क्योंकि एसबीआई के पास इनके खुद के 22,000 से ज़्यादा तो ब्रांचेज है। तो इन्होंने क्या किया, उस ब्रांचेस के कस्टमर्स को पहले अपना म्यूचुअल फंड्स और वो बेचना शुरू किया। तो इसकी वजह से इन्होंने बहुत क्विकली मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा एक्वायर कर लिया। और दूसरा, इनका जो फंड है उसमें दो कंपनियों का पार्टनरशिप है। तो एक है एसबीआई जो खुद की है, और उसके अलावा एक अमुंडी करके है। तो अमुंडी क्या है, वो यूरोप, मतलब मेनली फ्रांस की, वो भी एएमसी कंपनी है जो यूरोप में सबसे बड़ी है। तो ये जो कंपनी है, इसमें अमुंडी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पार्टनरशिप है। तो एस बी आई इसमें 61.7% के आसपास होल्ड करती है। और बाकी इसके प्रमोटर अलग जो अमुंडी है, जो 36% होल्ड करती है। जो आफ्टर आईपीओ थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन मेजरली ये दोनों की पार्टनरशिप है, इसमें जॉइंट वेंचर समझ सकते हैं आप इसमें। सो अब हम इनके एक बार डेट्स फाइनेंशियल से सब देख लेते हैं। आईपीओ की डेट है 14 to 16 जुलाई, जिसमें जो लिस्टिंग डेट होगी वो 21, मतलब समझ लो कि 16 को आपका लास्ट डेट है भरने का। उसके बाद 17, मतलब आप ऐसे समझते हो कि ये 14 to 16 डेट है, जिसमें जो ये ट्यूसडे को अगर हो रहा है तो मंडे को आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और रिफंड भी प्रोसीड हो जाएंगे। तो फेस वैल्यू 1 है, और इसका प्राइस बैंड आ रहा है 545 to 574। हमको हमेशा कट ऑफ प्राइस जो कि 574 है उस पर लगाना है। लॉट साइज़ है 26 शेयर का लॉट है, और ये पूरा ओएफएस है। तो ओएफएस मतलब पुराने जो भी प्रमोटर है वो अपना माल बेच रहा है, वैसे समझ सकते हो इसको। वैसे तो हम रेड फ्लैग बोलते हैं। इसमें कैसा है कि समझ लो जो भी पैसा ये लोग उठा रहे हैं, जो कि टोटल पैसा उठा रहे हैं ये लोग 9812 करोड़। ये तो बहुत बड़ा आईपीओ है। तो इसमें जो भी पैसा ये लोग उठा रहे हैं, पूरा पैसा वो इनके पुराने इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स को उनका एग्जिट लेने के काम आएगा। बाकी कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जाएगा, मतलब कंपनी इससे कुछ नया ग्रोथ नहीं करेगी, बस पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट मिलेगा। बाकी इसमें एक शेयर होल्डर कोटा भी है, और एम्प्लॉय को डिस्काउंट भी है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए 54 रुपीज़ का डिस्काउंट है। तो इसके एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, जो भी एसबीआई के ब्रांच में है, एसबीआई के एएमसी में है, एसबीआई के कैसे भी एम्प्लॉयज़ है, वो सब इसके अंडर आते हैं। ये रहा पूरा डेट। तो अलॉटमेंट हो जाएगा 17 को, रिफंड हो जाएगा 20 को, और क्रेडिट हो जाएंगे शेयर, वो भी 20 को हो जाएगा, 21 को लिस्टिंग। लॉट कैसे है इसमें कि 26 शेयर्स का एक लॉट है, जो कि रिटेल का मिनिमम है, जो 14,924 का है। उसके बाद रिटेल का जो मैक्सिमम लॉट है वो 338 शेयर्स का है, जो 13 लॉट्स का होता है, तो 1.94 लैक्स के आसपास का है। उसके अलावा स्मॉल एच एन आई मीन और मैक्सिमम है कि 2 लैक्स 8,000 से स्मॉल एच एन आई मीन है, और लगभग 10 लाख के आसपास का स्मॉल एच एन आई मैक्स का साइज़ है। उसके अलावा बिग एच एन आई का है, जो कि 10,14,000 के आसपास का है। तो इसमें कोटा एक बार देख लेते हैं कि कितना कोटा है। तो रिटेल के लिए लोगों ने 35% रखा है, बाकी क्यू आई भी 50% है, और बाकी जो एन आई आईज है उनके लिए 15% है। अब इसके एक बार एसेट्स में आ जाते हैं, मतलब रेवेन्यू देख लेते हैं कि ये कंपनी कमाती कितना है, कितना लूज़ करती है, कुछ बोरिंग है क्या है, वो चीज़ एक बार देख लेते हैं हम। सो इनका लास्ट 3 साल का नंबर्स दिए हुए हैं कंपनी के। तो हम उसके बेसिस पे, लास्ट 3 साल का डेटा है हमारे पास। तो अगर आप 24 से 25 का डेटा दोगे, तो इसमें 7,106 करोड़ टू 8,771 करोड़ तक कंपनी पहुंची थी। इसमें आप देख सकते हो कि लगभग 23% का जंप मिला कंपनी के एसेट में। और उसके बाद अगर आप इनकम देखोगे कंपनी की, कि कंपनी का इनकम कितना है, तो यहाँ पे 3,427 से 4,236 हो गया, मतलब 27%। और उसके बाद वापस से 4,236 से 4,976, जो कि वापस 17% का जंप है। तो यहाँ पे जंप का परसेंट ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, लेकिन तभी भी ये काफ़ी इनफ है। उसके बाद पैट देखोगे तो पैट इनका 2,072 करोड़ था FY 24-25 में, जो कि 22.5% से बढ़ा नेक्स्ट ईयर। और उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 25-26 में 20% से बढ़ा। तो पैट का भी ग्रोथ अच्छा है।
बाकी इसमें बोरोइंग्स तो होगी नहीं, क्योंकि इनके इनके बोरोइंग्स नहीं है, इसलिए इधर मेंशन भी नहीं है, तो बोरोइंग्स इनके नाल है। उसके अलावा EBITDA देखोगे तो लगभग 25% के आसपास था 24-25 में, उसके बाद 18.9% के आसपास था 25-26 में, तो EBITDA भी अच्छा है। तो ऑल ओवर ये कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे से लग रहे हैं हमको, क्योंकि अभी इनके की इंडिकेटर्स देख लेते हैं तो ROE इनका लगभग चल रहा है लगभग 25 में इनका ROE था 33.7%, जो कि 40 अभी करेंटली 43% के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 43% के आसपास है, तो ये काफ़ी अच्छे। EBITDA मार्जिन अब देखो तो 92% है। किसी भी कंपनी के लिए EBITDA मार्जिन 92% मतलब बहुत पैसा कंपनी कमा रही है। प्राइस टू बुक इनका 19.60 है, तो ये नंबर्स तो काफ़ी फैंटास्टिक नंबर्स हैं। उसके अलावा इनका PE देखोगे तो PE लगभग 38 का है। सो आपका PE को और थोड़ा वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप इनके पेयर कंपटीशन का भी PE देख सकते हो, तो वो भी हम देख लेते हैं अभी। बाकी प्रमोटर होल्डिंग की 89 है, जो कि वही एमुंडी और SBI अपने अपने थोड़े थोड़े माल बेच रहे हैं, तो इसलिए प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम हो रही है। तो हम एक बार PE देख लेते हैं, जैसे इनका PE 38.19 है, तो हम के पीयर्स का पी देख लेते हैं। तो मैंने इनका क्या किया, DRHP डाउनलोड किया। अब DRHP सभी की वेबसाइट सबको मिल जाएगा, बस गूगल पे जाके लिख सकते हो कि SBI फंड मैनेजमेंट DRHP, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी और यहाँ से आप इनका डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर हम इनका पीयर कंपटीशन देखें, मिनट में गूगल कर लेता हूँ, इनका सर्च कर लेता हूँ, मेंशन किया। तो ICICI प्रूडेंशियल इनका एक कंपटीशन पीयर है, इसका 53 का है पी। HDFC का है 41 का पी है। उसके अलावा निप्पॉन का है 41, और आदित्य बिरला सन लाइफ का है 28, और UTI का है 16.6 है। तो आप देखोगे कि ये इसका करेक्ट कंपटीशन तो ये तीन कंपनियां ही हैं, तो इनका 53, 41, 41 है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो ये बहुत ही ऐसे अंडर वैल्यूड भी नहीं है और बहुत ही ओवर वैल्यूड भी नहीं है। मैं तो ऐसा बोलूँगा कि पीयर से ये 10-15% कम ही वैल्यू पे आएगी। तो उस केस में इन्होंने थोड़ा लिस्टिंग गेंस के चांसेस भी अच्छे हैं इसमें। तो अब एक बार इनके रिस्क फैक्टर्स भी देख लेते हैं, DRHP पे आई गए तो अपने। तो इनके रिस्क फैक्टर्स भी आप हमेशा DRHP में ना कभी भी किसी भी IPO को एनालाइज करने से टाइम पे उसका DRHP जरूर पढ़िए। और उसमें जो भी मेजर रिस्क है वो AUM रिलेटेड है, कि मतलब टोटल जो लार्ज पोर्शन ऑफ द कंपनी रेवेन्यू वो AUM पे डिपेंड करता है। सो कंपनी का अगर AUM बढ़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। अगर AUM में कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम है कि AUM सिंक हो रहा है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम हो रहा है, तो उस पर कंपनी के प्रॉफिट में डायरेक्टली रिस्क होगा। तो अभी तो ऐसे भी किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ यही है, तो इसको एक कोई आप मेजर रिस्क मत समझिए, लेकिन ठीक है इन्होंने अपने DRHP में मेंशन किया, इसलिए मैंने भी इधर मेंशन कर दिया। उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि इनका जैसे जैसे जो इनके लिए फ़ायदेमंद है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इनके कस्टमर्स मिलते हैं। लेकिन वही इनके लिए एक वो भी है कि इनका वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है कि जैसे इनके बैंक्स और कोई रेगुलेशन की वजह से बैंक्स को अगर अलाउड नहीं हो एसेट में फंड्स बेचने का, म्यूचुअल फंड बेचने का, तो वो केस में इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन का सोर्स ही वही है बैंक्स इनके, जो इनके 22,000 बैंक्स है। उसके अलावा जो इनके अलग जो इनके ऑफरिंग है, जैसे ETFs और जो भी इंडेक्स फंड रिलेटेड लोग प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, तो इसकी वजह से वो इनके एक्टिवली मतलब AUM का बहुत ही कम परसेंट बनता है और रेवेन्यू का भी बहुत कम परसेंट बनता है। उसके अलावा जो रेगुलेटरी रिस्क है, जैसे सेबी ने कोई नया रूल लगा दिया है फिर कुछ ऐसा है, तो वो इनका एक रिस्क है। और उसके अलावा जो जो मैंने एक आपको रिस्क बताया कि ऑफर फॉर सेल है पूरा, तो उसको भी आप ऐसा एक रिस्क मान सकते हो। सो यही था इनका मेजरली रिस्क जो ये लोग मैंशन कर रहे हैं। सो मेजरली मैंने हर चीज़ कवर कर दिया है। तो अगर अब बात करें कि अब इसमें लिस्टिंग गेन और आपका सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन मेरे हिसाब से अप्रॉक्स, मतलब ऐसे तो ये IPO क्लैश हो रहा है और ये IPO बहुत ही बड़ा है। जैसे लोग 9,812 करोड़ जैसा उठा रहे हैं, तो उस केस में IPO साइज़ भी बहुत बड़ा है, तो उस केस में मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 15x से 20x जैसा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लास्ट दिन मतलब जो 16 है वहाँ पे आप QIB सब्सक्रिप्शन को नोट करना कि QIB सब्सक्रिप्शन अगर समझ लो अप्रॉक्स 50x जा रहा है, तो समझ लो IPO में और भी ज़्यादा लिस्टिंग गेंस के चांस बनेंगे। उसके अलावा अगर लिस्टिंग गेंस की बात करें, जो मेरा प्रडिक्शन है कि लिस्टिंग गेंस अप्रॉक्स 15% टू 25% के आसपास हो सकते हैं। सो ऐसे तो ऑल ओवर ये अच्छा IPO है। सो ऐसे ही दूसरे IPOs और ऐसे ही दूसरे कंपनीज की डिटेल जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने नोट किया 50% ऑफ द ऑडियंस ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स लिखें।